तो सतत यक्ष किरणों तथा निम्न तरंग दैर्घ्य की सीमा की व्याख्या, ठीक है ना। हम लोग कहने का मतलब है, अभी लास्ट में जब हमने देखा था तो तीव्रता यानी जो एक्स किरणों की तीव्रता है और उसकी जो वेवलेंथ थी उसके बीच में हमने ग्राफ खींचा था, वहां पर लेमडा मिनिमम था। उस लेमडा मिनिमम को यानी जो निम्नतम तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए जिससे आपका यक्ष किरणें प्रोड्यूस हों या यक्ष किरणों की इंटेंसिटी उस समय क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं, हमने लास्ट में जैसे देखा कि यक्ष किरणें जो है दो पार्ट में होती हैं, मतलब दो भाग में होती हैं। एक तो होता है सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है यक्ष किरणों का अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये वाला कब प्रोड्यूस होता है, ये वाला कब प्रोड्यूस होता है और ये वाला कब प्रोड्यूस होता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। असल में क्या है ना कि जैसे जब मान लो ये हमने कोई लिया है, जो हमने यहाँ पे टारगेट मटेरियल लिया था लक्ष्य वाला, तो वहाँ पर उसी का ये लक्ष्य का परमाणु है, समझ लीजिए ना। मतलब लक्ष्य कोई पदार्थ नहीं है, लक्ष्य उसको हमने नाम दिया चूंकि उस पर जाके हमारी इलेक्ट्रॉन किरणें हिट कर रही थी, इसलिए उसको हमने लक्ष्य बोल दिया। और वो जिस भी पदार्थ का है उसका कोई एक आइटम हमने यहाँ पर लिया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो होगा क्या, जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि जब फिलामेंट आपका गर्म होगा कस के ना, तो वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकदम पुंज के रूप में निकलेंगे। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट से तुरंत टकराएंगे। पोटेंशियल वहाँ पर आपने क्रिएट किया हुआ है। हमने लास्ट में जो ये सारी चीज़ें देखी है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि बी बोल्ट हमने लगाया था, तो उस तरह से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे थे कैथोड रे के रूप में, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो EB के बराबर थी, ठीक। तो वास्तव में क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं और आते हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग जो है तमाम तरह के ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रहते हैं। और चूंकि अच्छा, हमने वहाँ पर एक चीज़ और देखा था कि जो अपना ग्राफ था, है ना, ग्राफ में हमने देखा था कि जो पीक पॉइंट प्राप्त हो रहा था इंटेंसिटी का, वो बहुत कम प्राप्त हो रहा था, है ना। हमने लास्ट में जो ग्राफ देखा था तीव्रता और तरंग दैर्घ्य का, उसमें हमने देखा था कि जो पीक पॉइंट मतलब जो ऐसे सिंग जैसा प्राप्त हो रहा था, वो चीज़ हमको बहुत कम प्राप्त हो रही थी। उसका कारण था कि परमाणु का ज़्यादातर भाग कैसा होता है, खाली होता है, रिक्त होता है ना। और ये दोनों कंडीशन जब सतत स्पेक्ट्रम वाली कंडीशन होगी तो क्या होगी, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, इसीलिए उसका जो है ये वाला ज़्यादा बड़ा भाग में हमको प्राप्त होता है सतत स्पेक्ट्रम। वास्तव में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, हिट करते हैं ऐसे जा करके ऐसे, और यहाँ नाभिक के जब ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं ना ऐसे, तो उसके बाद में ये इनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है और उसके बाद में ये ऐसे करके इधर बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे करके इधर बाहर निकल जाते हैं। जब लेकिन निकलते हैं ना, तो इनकी एनर्जी सारी की सारी, ये एनर्जी जो रहती है इनके पास, EB जो रहता है ना, वो क्या कर लिया जाता है, और एकदम एक तरीके से समझिए कि उसको एकदम एब्जॉर्व करके और फिर से जो है उनको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यहाँ से उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ से जो है इनका उत्सर्जन हो जाता है hν, यानी वही hν, और यही क्या हो जाता है, यक्ष किरणें हो जाती हैं। hν ही तो है यक्ष किरणें, यानी फोटान होते हैं, फोटान के पार्ट होते हैं। तो चूंकि ज़्यादातर भाग मतलब ये परमाणु का ज़्यादातर भाग ऐसे खाली होता है, तो जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उनका ज़्यादातर मैक्सिमम हिस्सा इसी तरह से होता है। उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो जाते हैं नाभिक के करीब, जब पहुंचते हैं नाभिक के करीब जैसे पहुंचने वाले होते हैं, वो धीरे धीरे उसके प्रतिकर्षण आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, अवमंदित होते हैं। अवमंदित होने का मतलब उनकी स्पीड धीमी होती है, स्लो होती है। और जब वो स्लो होती है उनकी स्पीड, तो फाइनली उनको क्या होता है कि जो एनर्जी उनके पास पहले से रहती, EB एनर्जी जो रहती है, वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, लूज कर देता है अपनी एनर्जी को, किस फॉर्म में, hν के फॉर्म में, और वही आपका एक्सरे प्रोडक्शन हो जाता है। तो उस स्थिति में जब ये कंडीशन हो रही है, उस स्थिति में हमको कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है जो हमको बहुत कम देखने को मिलती है, वो कंडीशन देखिए, अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम, जो एक्स किरणों का अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से ही टकरा जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। मान लो जैसे अपने पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ये गया और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसे सीधा जाकर के टकराया, और इसको जैसे बहुत तेजी से टकराएगा ना, इसको जैसे वो नहीं होता है कैरम बोर्ड आप खेलते होंगे, और गिट्टी एक गिट्टी से मारते हो तो दूसरी गिट्टी से जाकर के टकरा करके उसको क्या करती है, बाहर निकाल देती है, गिट्टी उसी के साथ चली जाती है। तो वैसे ही आप इसको समझिए कि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसे टकराएगा, तो इसको और खुद दोनों साथ में ऐसे बाहर निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैविटी यानी गड्ढा बन जाएगा।
भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया ना, तो यहाँ पर अब आपका समझिए ये खाली स्थान बच गया, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब इन दोनों का काम खत्म, ये सब बेकार की चीज़ें है ना। अब इधर जो बचा, ये गड्ढा बचा, अब इस गड्ढे को भरने के लिए ना ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है, इनमें से जितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये सब में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है यहाँ पर। जो पहली सेल होती है आपको पता है ना, इस पहली सेल को क्या कहते हैं? के कहते हैं। इस वाली सेल को यल कहते हैं, इस वाली सेल को यम कहते हैं, इसको फिर यन कहते हैं। ऐसे ये सेल इधर की तरफ आते जाता है ना। तो जब ये वाला इस वाले गड्ढे को भरने के लिए है ना, इस वाले गड्ढे को भरने के लिए इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऐसे आगे भी जाता आगे भी हो सकता है, आगे भी होता रहेगा ना। तो जब कभी भी मतलब, और मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा करके के सेल वाले उससे टकरा करके उसको बाहर निकाला है, मान लो यही इलेक्ट्रॉन जा करके यल वाले को टकराता, तो यल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो यल वाले को इधर से नहीं आएगा कोई, इधर से कोई नहीं आएगा, इधर से जब जाएंगे और लौटते वक्त जैसे ये जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन, भैया आप देखो ये हायर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, ये ग्राउंड स्टेट है या लो एनर्जी लेवल है, सबसे कम एनर्जी यहाँ पर। आप समझिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को याद करिए, वहाँ पर मैंने कहा था जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है तो जो ग्राउंड स्टेट में होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए उसकी एनर्जी कितनी हो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है, और उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से उतनी ये प्लस करके देनी पड़ेगी, है ना। यानी ये लो एनर्जी लेवल होगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और कम एनर्जी, इसको निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब है ये इधर से जब देखोगे तो हायर एनर्जी लेवल है, इधर से देखोगे तो ये आपका लो एनर्जी लेवल है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल, फिर उससे ज़्यादा। तो अब अगर यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है यानी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है, तो वही वाली कंडीशन याद करिए, क्या होगा? वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ऊर्जा का जब उत्सर्जन यहाँ से करेगा ना, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ से फिर आपका एक्स रे मतलब प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रे प्रोड्यूस होती हैं, और वो जो उस समय एक्स रे प्रोड्यूस होती हैं वो एक्स किरणों का अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है, और वो इस बात पर निर्भर करता है कि टारगेट आपने किस पदार्थ का बनाया है, किस पदार्थ का, किस मटेरियल का आपने टारगेट वहाँ पे बनाया हुआ है। बात समझ रहे हो ना, टारगेट किस पदार्थ का बनाया हुआ है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, सतत स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा, अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा। हालांकि इनको जो ये सीरीज के रूप में प्राप्त होती हैं, तो इनको देखो जब मतलब के इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ है और उसके बाद में यल से, यम से, यन से आगे और सेल होती हैं, वहाँ से ऐसे जाएगा, तो इन सबको क्या कहते हैं? के सीरीज कहते हैं, है ना। इसको के श्रेणी, हमने देखो वहाँ पे जब ग्राफ बनाया था ना उसका एक्स किरणों का जो ग्राफ हमने बताया था इंटेंसिटी और वेवलेंथ में, तो वहाँ पे हमने के श्रेणी लिखा था। ऐसे पीक पॉइंट हमको ऐसे प्राप्त हो रहा था, ऐसे प्राप्त हो रहा था ना, तो वो ये के श्रेणी होगी। अब मान लो यही इलेक्ट्रॉन हिट करता है किससे? यल सेल से हिट करता है, और उसके बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, तो यहाँ से क्या होगा? इसको इस कैविटी को भरने के लिए क्या करेगा? यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कक्षा से, है ना, और या इस कक्षा से जा सकता है। तो ये आपको चूंकि यल श्रेणी में जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यल श्रेणी आपको हो जाएगी, ये यल श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे अगर इसमें जा रहा है तो यम श्रेणी में, है ना। तो ऐसे आपका के श्रेणी और यल श्रेणी ऐसे आपको प्राप्त होता जाता है, यम श्रेणी, है ना। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है जहाँ तक है। तो ये जो आपका होता है अभिलाक्षणिक, ये घटना बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए हमको जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ज़्यादातर भाग सतत स्पेक्ट्रम का होता है और थोड़ा सा भाग क्या होता है? अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम का होता है। अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने जो हेडिंग लिखी थी, ये तो मैंने आपको अभी तक ये समझाया। हेडिंग मैंने लिखा था एक्स किरणों तथा निम्न तरंग दैर्घ्य की सीमा की व्याख्या। निम्नतम तरंग दैर्घ्य कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, उसको हम कैलकुलेट करें तो वो अपने पास कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? EB होता है, और जब फोटान निकलेगा तो फोटान के वो क्या होगी? एच न्यू होगी, और एच न्यू मैक्स होगा, है ना, एच न्यू मैक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो न्यू मैक्स हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? EB अपान हमको एच मिल जाएगा, या यहीं से हम लिख सकते हैं C/λ। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा EB अपान, और लेमडा कैसा? जब अगर ये मैक्स है तो ये लेमडा कैसा होगा? मिनिमम होगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से लेमडा मिनिमम हो जाएगा EB, और ये H हो जाएगा, या हम इसको पलट देते हैं तो अपने पास मिल जाएगा लेमडा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC अपान EB, है ना। तो ये सूत्र हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए
आप देखिए ये जो लेमडा मिनिमम निकलेगा किसके लिए निकलेगा, सतत स्पेक्ट्रम के लिए निकलेगा। और सतत स्पेक्ट्रम में लेमडा किस बात, देखो ये अपना कांस्टेंट है, ये अपना कांस्टेंट है, खाली बी बचा हुआ है ना। तो बी पर इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सतत स्पेक्ट्रम में जो वोल्टेज लगा होता है ना, मतलब टारगेट और उसके बीच में, फिलामेंट के बीच में जो वोल्टेज लगा अप्लाई होता है उसी पर निर्भर करता है और उसके किस व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से लेमडा मिनिमम जो है इस तरह से आप कर सकते हो। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने लास्ट टाइम में कैलकुलेट भी किया था, वो कितना होता है 1 2 3 और उसके बाद में 5 लगभग जो है 7 ऐसे आप बोल सकते हो, यानी ये आपका हो जाएगा बी, है ना, इतना वोल्ट में, ये आपका होगा एंगस्ट्रॉम में, समझ रहे हो ना भैया। तो कम से कम इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए।